everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th सिविक्स का कंप्लीट रैपिड रिवीजन करने वाले हैं. क्लास 9 सिविक्स में मैंने आपको सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ा दिए हैं. आपने एक एक चैप्टर को अच्छे से समझ लिया. हमने 21 डेज चैलेंज में हर चैप्टर को टेस्ट लेके भी देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं. अब देखो, पढ़ाओ में अगर एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो अगला पढ़ाओ आपका ये आता है कि आपको रिवीजन करना है. तो रिवीजन के लिए दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग. कान में ईयरफोन लगाओ, वीडियो को देखो और सुनते जाओ चुपचाप. पूरा चैप्टर जो है, पूरा चैप्टर के साथ साथ पूरा सिविक्स के चैप्टर्स की बात कर रहा हूं. जैसे सिविक्स में आपके सारे चैप्टर्स आ रहे हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स. तो ये सारे चैप्टर आपकी नजरों के सामने से दौड़ के निकल जाएंगे अभी. तो इन चैप्टर्स को पकड़ो, एंजॉय दी चैप्टर्स. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के साथ में रैपिड रिवीजन है. एनसीईआरटी पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये सप्लीमेंट्री एक तरह से, मतलब आपको मदद करेगा. ये एक तरह से क्या है, सब्स्टिट्यूट नहीं है. ध्यान रखिएगा. समझ में आया? तो दिस इज द केस. चैप्टर जरूर पढ़िएगा. अभी के लिए रैपिड रिवीजन में एंजॉय कीजिए सारे चैप्टर्स. व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के साथ. व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी 3-4 पिलर्स पर टिका हुआ है. तो पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और डेमोक्रेसी के फीचर्स जो है वो ध्यान रखना है आपको. डेमोक्रेसी के फीचर्स जो है तो उसमें पाकिस्तान वाला केस, मैक्सिको चाइना वाला केस, रॉबर्ट मुगाबे वाला केस, ठीक है, एस्टोनिया, सऊदी अरेबिया, फिजी वाले, ये सारे केसेस जो एक बार गो थ्रू करना है. फिर उसके बाद में आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और अगेंस्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो डीमेरिट्स, डिलेज होते हैं डिसीजन मेकिंग में, करप्शन होता है, ठीक है. आप क्या देखते हैं कि कह सकते हो उसके बाद में लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, ये सारा. और आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में क्या है कि जैसा भी है डेमोक्रेसी में क्वालिटी डिसीजन निकल के आता है. वी हैव द ऑप्शंस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स, ठीक है. डेमोक्रेसी में हमें ऑप्शंस रहता है. उसी के साथ साथ और क्या देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में हमारी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है. डेमोक्रेसी में वी कैन हेल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. देखिए, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वी कैन हेल्ड देम अकाउंटेबल कि भैया गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तुम हमारे प्रतिनिधि हो ना, ऐसा. अब लास्ट वाला जो टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको डाला है पेपर में. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं. और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आज के दिन की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं होगी तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हर इंसान उतना पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. नॉलेज भी नहीं है, टाइम भी नहीं है. और दूसरा क्या है कि इतनी पॉपुलेशन को कैसे पार्टिसिपेट करवाओगे, ठीक है. ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी आपको ये जानने में मदद करता है कि एक डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है. डेमोक्रेसी आपको क्या देती है, सर्कमस्टांसेस देती है. वहां पे हम क्या करते हैं, हम अपना बेस्ट पॉसिबल कह सकते हैं बेस्ट पॉसिबल एस्पिरेशंस को अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो दिस वाज द चैप्टर. आई होप यू पीपल एंजॉयड इट. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर जो स्टार्ट होता है अफ्रीका की कहानी के साथ में, है कि नहीं. तो अफ्रीका की कहानी के साथ में कैसे स्टार्ट होता है, तो आपको बताया जाता है कि कैसे नेल्सन मंडेला स्ट्रगल करते हैं, उस कारण से उनको जेल में डाल देते हैं. अपार्थाइड सिस्टम था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, सेग्रीगेशन लॉज थे जहां पे सारी पब्लिक फैसिलिटी वगैरह सब कुछ अलग थी. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट में स्ट्रगल छेड़ा और जब लोगों को ऐसा लगा व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट को कि अब रोक नहीं सकते हो, ठीक है, अब तो तूफान आके रहेगा, तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के साथ में बैठे. लेकिन दो ऐसे ग्रुप जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे एक साथ कैसे बैठ सकते, तो वहां पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके बीच में वो ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहानी वही है क्या कि जब ऐसी सिचुएशंस हो जहां पे यू आर डाउटफुल, तो वहां पे एक रिटन एग्रीमेंट, रिटन सेट ऑफ लॉज जो है, तो दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के मल्टीपल फंक्शन है, वो ये बताता है किसकी क्या पावर होगी, जिसके पास पावर है उसकी कितनी पावर होगी, लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को. कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है क्या कि सिटीजंस जो है वो राइट्स एंजॉय कर पाए, डिग्री ऑफ ट्रस्ट जो रहे वेरियस कम्युनिटीज में रहे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से आप इंश्योर कर सकते हो, ठीक है. अब वहीं पे बात आती है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वैसे ही क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फिलोसॉफिकल ग्राउंड रहा, तो वो प्रीएम्बल की बात आ जाएगी. उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अगर आप देखेंगे तो लीडर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो जो सर्कल में लीडर्स दिए ना उनको एक बार पढ़ लेना कौन क्या था, तो वो ध्यान रहेगा. एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. वो ड्राफ्टिंग कमेटी के में भी मेंबर थे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कौन थे उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है. तो उस तरह से वो चीजें आपको ध्यान रखते चलना है. क्लियर हो रहा है, वो चीजें आपको ध्यान रखते चलना है. तो यहाँ पे जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का, गांधी जी का, उनके सारे आइडियाज बताया कि उन्होंने क्या आइडियाज दिए. गांधी जी ने बोला कि इंक्लूसिव होना चाहिए, बी आर अंबेडकर ने बोला कि जो कास्ट इनइक्वालिटीज है उसको एड्रेस करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऑप्टिमिज्म शो किया, ये सारी चीजें. अगला पार्ट आता है प्रियम्बल वाला. तो प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस होल्ड करके चलता है. प्रियम्बल में जो कीवर्ड्स हैं सारे, ठीक है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक,
ठीक है, जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो क्या बोल सकते हैं एक और जो पार्ट था, ठीक है, इक्वालिटी वाला शब्द था, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी वगैरह सारी चीज होना चाहिए। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। तो ये इस चैप्टर का ये वाला पार्ट है, प्रियम्बल वाला, इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, लास्ट टॉपिक। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में बेसिकली वही बताया गया है कि प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, फिलॉसफी तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा एक क्या है, एक प्रोसीजर, एक सेट ऑफ लॉज है, एक स्ट्रक्चर है जो ये बताता है कि देश कैसे चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक पार्ट होता है जहां पे ऐसा नहीं कि जो लिख दिया पत्थर की लकीर है, उसमें बदलाव आया जा सकता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में यह बताया गया है कि कैसे अगर कुछ बदलाव लाना है तो वो कैसे आएगा, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से डिफाइन करी गई है। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। ठीक, चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू होता है किस चीज से, तो जैसे आप देखेंगे चौधरी देवीलाल वाले एग्जाम्पल से चालू होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जैसे वो बताते पूरे हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में किस तरह से वो जीतते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, वो सारी चीजें। कहानी यहां से चालू होती है कि इलेक्शन जरूरी क्यों होते हैं, व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम होना चाहिए, वोटिंग राइट होना चाहिए, ठीक है, जो आज पावर में उसके हारने के पूरे पूरे चांसेस हों। तो ये कुछ पैरामीटर्स जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, और उस हिसाब से हम फिर इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक कहते हैं। इलेक्शन में लेकिन इतनी सारी लड़ाई हो रही फिर भी इलेक्शन क्यों करवाते हैं, पावर पॉलिटिक्स होती है तो उसके बावजूद भी इलेक्शन। तो पावर पॉलिटिक्स कंपटीशन जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो दूसरे को द कंपटीशन इन द इलेक्शन कीप्स द ओपोनेंट्स ऑन देयर टोज। ठीक है, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो मार्केट से बाहर निकाल दिए जाएंगे। देखो सिंपल सी चीज है, क्या है कि कंपटीशन का एक ही प्रिंसिपल है, यू हैव टू बी द बेस्ट, अदरवाइज यू विल गेट आउट ऑफ द रेस। तो वही है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कंपटीशन रहेगा, और उस कंपटीशन का एग्जांपल, उससे एडवांटेज क्या है, कंपटीशन से एडवांटेज है कि क्वालिटी हमेशा इंप्रूव्ड रहेगी। इंडिया में इलेक्शन की बात करें तो क्या होता है, इलेक्शन जैसे चालू होते हैं तो इलेक्शन में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज तय की जाती है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स किया जाता है जहां से एक कैंडिडेट इलेक्ट किया जाएगा। फिर क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट आता है, जहां पे क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अब कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गया, वोट कौन देगा, तो वोटर्स लिस्ट, इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है, वो सारा सब कुछ वोटर्स लिस्ट, 18 साल से ऊपर के इंसान को वोट देने का मौका मिल जाता है। उसके बाद में फिर आता है इलेक्शन। अब लड़ने के लिए नॉमिनेशन भी तो होना चाहिए, तो कैंडिडेट्स अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल केसेस तो कोई पेंडिंग नहीं है, किसी पार्टी का टिकट लेते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लड़ना है तो बस दंगल करने के हिसाब से उतर गए, वहां पे आपको इलेक्शन कैंपेन वगैरह करना पड़ेंगे, अपने प्रोपेगेंडा बताना पड़ेंगे, आप जीतते हो तो क्या करोगे। तो इलेक्शन कैंपेन एक पार्ट रहता है। इलेक्शन कैंपेन के बाद में क्या होता है, वोटिंग पोलिंग होती है। तो जैसे अब ईवीएम्स में वोटिंग होती है, वोटिंग हो जाती है, मतलब पोलिंग हो गया, पोलिंग के बाद में फिर क्या है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कैंपेन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग स्लोगन, जैसे गरीबी हटाओ कांग्रेस का रहा, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर इलेक्शन उसके बाद में वोटिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है। तो फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स जो होता है तो उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, मिठाई बंटवाओ, ठीक है। तो ये इलेक्शन प्रोसेस रहता है पूरा। अब इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेटिक है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो वहां पे क्या बताया गया है, सिंपल सी चीज है, उस पार्ट में चैप्टर के आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है हमारी कंट्री में, जो क्या करता है, जिसके पास बहुत पावर है इलेक्शन कंडक्ट करवाने से लगा के रिजल्ट देने तक की, ठीक है, वो इलेक्शंस में डिसीजन ले सकता है इलेक्शन से जुड़े हुए। तो ये दर्शाता है क्या, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन, अगर मान लो लोग किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब लोग उसमें विश्वास कर रहे हैं ना, इसलिए तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी में कोई भी विश्वास थोड़ी ना कर लेता। तो इलेक्शन में अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोटर्स टर्नआउट फिगर बढ़ रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है इलेक्शन से, इसका मतलब क्या है कि इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। तीसरी चीज ये है क्या कि आउटकम इटसेल्फ सेज दैट इलेक्शंस वर डेमोक्रेटिक। जो हमने क्वेश्चन भी डाला आपको, क्या कि एक्सेप्टेंस ऑफ द आउटकम, जो परिणाम निकल के आता है लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। चाहे और रूलिंग पार्टी हारती है, रूलिंग ऑफिसर्स हारते हैं, पैसे वाला पावरफुल इंसान हारता है, इसका मतलब क्या है कि वो डेमोक्रेटिक है। लास्ट में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शंस जो है चैलेंजेस फेस करते हैं। तो चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या है, तो पैसा डोमिनेट करता है, फैमिली डोमिनेट करती है, क्रिमिनल कलेक्शंस डोमिनेट करते हैं, स्मॉल पार्टीज डिसएडवांटेज फेस करते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। सो दिस वाज द लवली चैप्टर, ठीक है। आई होप यू पीपल गॉट इट। तो चैप्टर था आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड एनी इंस्टीट्यूशन, ये टॉपिक आएगा। उसके पहले आपको बताया गया ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी, जहां पे बताया गया कि किस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाले डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, और उस ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव ये था कि 27% रिजर्वेशन देना है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज को गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, जिससे पूरे देश में तहलका मच जाता है, मीडिया डिबेट डिस्कशन में उलझ जाती है, ठीक। अब ये जो निर्णय लिया गया, तो निर्णय कैसे लिया गया, इसमें कुछ डिसीजन टेकर्स थे, प्रेसिडेंट ने साइन करा, मतलब वो जो सेक्रेटरी थे उन्होंने साइन किया, प्रेसिडेंट ने उसको एड्रेस किया, ठीक है, उस पर डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ। तो
फिर वो जुडिशरी के पास मुद्दा जाता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो इन्वॉल्व थी वो बताई गई है। अब ये डिसीजन कैसे लिया गया, तो एक मंडल कमीशन बना था, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था, ये देखने के लिए कि आप बताओ कि कैसे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज का वेलफेयर किया जा सकता है। उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि 27% रिजर्वेशन दे दो। तो वो रिजर्वेशन का वहां से रिकमेंडेशन आया, उस रिकमेंडेशन को क्या है वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। जब वो पावर में आए तो उन्होंने इस गवर्नमेंट को मतलब इस रिकमेंडेशन को लॉ में कन्वर्ट कर दिया। इस रिकमेंडेशन को जब लॉ में कन्वर्ट करा तो उससे रिजर्वेशन आया, उस पर डिबेट डिस्कशन चला, जुडिशरी में गया तो जुडिशरी ने फिर क्या किया, अपना निर्णय दिया कि उसको उसमें क्या करना जाएगा, आपको एक कैप लगाया जाएगा कि जो 8 लाख से ऊपर वाले लोग होंगे उनको क्या रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जुडिशरी ने किया। तो ये पूरा डिसीजन टेकिंग का प्रोसेस बताया। सवाल यह आता है कि इंस्टीट्यूशंस क्यों चाहिए, तो जब भी देश में काम करना होता है तो आप देश चलाना है ना आपको, तो आपको मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में काम डिवाइड करना होगा और तब काम हो पाएगा, तब देश चल पाएगा। तो वैसे हमारी कंट्री में क्या है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं। ब्रॉडली जो 3 इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ते हैं तो वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर इज द वन हु मेक्स द लॉ। लॉ बनाने का काम हमारे देश में किसका होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, जो कि पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाते हैं। पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाते हैं तो पार्लियामेंट कहां है, तो पार्लियामेंट जैसे दिल्ली में, पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, मनी रिलेटेड मैटर्स में कंट्रोल चेक लगाना और साथ ही साथ हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। पार्लियामेंट में आप क्या देखते हैं कि 2 हाउसेज आपको देखने को मिल जाएंगे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा जो होता है तो वो क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का हाउस होता है, जिसे लोअर चैम्बर भी कहा जाता है, जो कि परमानेंट नहीं होता है। राज्यसभा जो होता है अपर चैम्बर कहा जाता है और स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे लोकसभा राज्यसभा 2 हमारे इसमें क्या है, कह सकते हैं 2 हाउसेज हमारी पार्लियामेंट में। फाइन, तो ये पार्लियामेंट का मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर बताया है। लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया और ये आता भी है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी। अगर ज्वाइंट सेशन करवाओगे लोकसभा में मनी रिलेटेड मैटर्स पास किए जा सकते हैं, जो कि राज्यसभा में नहीं है, और लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए रहती है किसी को भी अपनी पावर को बनाए रखने के लिए। तो ये लेजिस्लेचर वाला पार्ट हो गया। एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट क्या है, तो एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट पे जैसे अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो रहती है उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब आते हैं। हमारी कंट्री में जैसे आपको देखोगे तो क्या होते हैं, परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, हर देश में ही होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो क्या है, इलेक्टेड नहीं होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, जो जिनका एक टर्म पीरियड तक के लिए फिक्स रहता है कि हाँ चुनाव टू चुनाव वाला। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं तो वो क्या होते हैं, मेरिट के बेसिस पर आते हैं और जो एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करके आते हैं, जो कि परमानेंट रहते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस ये। और दोनों का ही काम ये होता है कि जो लॉ बनाए जा रहे हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की जैसी पोजीशन वगैरह बताई गई है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जनरल इलेक्शन से इलेक्ट होकर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सारे डिसीजंस लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को तय करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात आए तो हमने देख लिया मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रहते हैं तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये अलग अलग रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उसके बाद में जैसे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट क्या है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। फॉर्मली ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, लेकिन सारे डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही लेते हैं। खुद कुछ करते हैं क्या, जी हाँ। तो अगर मान लो किसी एक पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं मिलती तो उस समय पे कौन सरकार बनाएगा, ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इनवाइट जिसे करेंगे वो सरकार बनाएगा। तो ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पावर मैंने आपको बताई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लास्ट में जो पार्ट है वो है जुडिशरी वाला। तो जुडिशरी वाले पार्ट में आपको बेसिकली क्या समझाया गया है कि जुडिशरी होती क्या है, तो वो इंस्टीट्यूशन कंट्री का जो जस्टिस इंश्योर करता है, लोगों के फंडामेंटल राइट का गार्जियन होता है, जो डिस्प्यूट सेटल करता है। हमारी कंट्री में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स पर है, जिसके फंक्शंस क्या हैं, तो डिस्प्यूट सेटल करना दो गवर्नमेंट्स के बीच में, गवर्नमेंट सिटीजन्स के बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ये जुडिशरी का फंक्शन होता है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए हमने क्या देखा है कि जुडिशरी जो होती है तो उसका अपॉइंटमेंट जो होता है तो जजेस ही अपॉइंट करते हैं। जुडिशरी जो होती है तो उसमें आपको इंडिपेंडेंस ऐसे असर्ट की गई है कि वो मतलब इंडिपेंडेंट रहेंगी तभी फ्रीली और इम्पार्शियली अपना जस्टिस लोगों को दे पाएंगी। तो ये जुडिशरी की कुछ पावर्स और कंडीशंस थी। सो दिस वाज द केस फॉर जुडिशरी। समझ में आ गया। डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि किस तरह से एक डेमोक्रेसी के अंदर जो पूरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक पढ़े हो तो इस बुक में जैसे आपने देखा कि इलेक्शन, डेमोक्रेसी और ये सारी चीजें बताई गई है। तो वहां पे उस डेमोक्रेसी में ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो सिटीजन है, वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है। सिटीजन इंटीग्रल पार्ट होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसी के इर्द गिर्द आपको आपके अधिकार क्या दिए गए हैं वो बताया गया है इस चैप्टर में। कहानी शुरू होती है कहां से, तो ग्वांटानामो बे पे जो प्रिजनर्स थे उनके बारे में। तो जैसे अमेरिका में अमेरिका की फोर्सेज ने कंट्री के अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से बहुत सारे लोगों को उठा लिया, उनकी गवर्नमेंट को पता तक नहीं चला और उन सबको एक प्रिजन में ग्वांटानामो बे में क्यूबा के पास रख दिया। ठीक है,
दे वर गिवन नो राइट्स, देयर गवर्नमेंट्स वर बीइंग नॉट टोल्ड अबाउट दिस, ये सारी चीजें वो तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोग वहां जो रह रहे हैं उनकी इन ह्यूमन कंडीशन में लोग रह रहे हैं, तो ये राइट्स का वायलेशन है। दूसरा आप जैसे देखेंगे तो राइट्स इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, विमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप बोल सकते हो सर वहां तो मोनार्की है, नहीं। तो तीसरा एग्जांपल आप लोगे कोसोवो का, जहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ था, लेकिन वहां भी क्या है, अल्बेनियंस का जैसे नरसंहार होता है इलेक्टेड लीडर मिलोशेविक के द्वारा, तो ये भी एक एग्जांपल है किस चीज का, कि राइट्स का वायलेशन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी हो सकता है। तो इस सेंस में डेमोक्रेटिक राइट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट्स क्या है, रीजनेबल क्लेम्स सैंक्शन्ड बाय लॉ एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, या फिर यू कैन पुट इट इन दिस वे कि राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। इसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है, एक एक चीज जो है कि सैंक्शन्ड बाय लॉ, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, रीजनेबल क्लेम, इन सारे शब्दों का महत्व है, ठीक है। तो ये राइट्स कहलाएंगे आपके। अब राइट्स की जरूरत क्यों होती है, देखो तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि राइट्स की जरूरत इसलिए होती है कि आप क्या कर सकते हो, डेमोक्रेसी में राइट्स की जरूरत क्यों होती है, तो डेमोक्रेसी में अगर राइट नहीं है तो डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज कैसे करेंगे, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, हर चीज राइट से ही तो मिल रही, तो डेमोक्रेसी रिसाइड्स ऑन राइट्स, ठीक है। डेमोक्रेसी में राइट्स है तो माइनॉरिटी को आप मेजोरिटी से बचा सकते हो कि अत्याचार नहीं होगा। डेमोक्रेसी में राइट्स है तो जैसे आपने देखा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी लोगों के अधिकारों का हनन कर सकती है, तो उसके बचाव के लिए अधिकार जरूरी है, ठीक है। तो इसी के चलते क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स दिए गए वो देखें हम। राइट टू इक्वालिटी मतलब सभी लोग समान है, रूल ऑफ लॉ है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे एक आम सिटीजन हो, सबके लिए रूल्स इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वालिटी आपको देखने को मिलती है। अब क्या रिजर्वेशन वायलेशन है, तो रिजर्वेशन इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई पीछे रह गया तो उसे आगे लाने के लिए अगर इनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। दूसरा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल राइट्स, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस और प्रोफेस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू असेंबल इन अ पीसफुल मैनर। तो ये मल्टीपल राइट्स जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर आपको दिए जाते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तीसरा इंपॉर्टेंट राइट है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, 3 बिंदुओं पे बताया गया कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद में बैन ऑन चाइल्ड लेबर, अनटचेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है, तो ये क्या है, ये बताती है कि हम इन सारे माध्यमों से किसी भी प्रकार का इंडिविजुअल का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देंगे। फिर आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, एवरीवन इज फ्री टू फॉलो हिज और हर रिलीजन, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, प्रोफेस द रिलीजन विच ही और शी लाइक्स, नहीं करना है वो भी मत करो कोई भी धर्म, ठीक है। तो इस तरह से क्या धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की आजादी है हमारे देश में, ये भी एक हमारे राइट्स है। फिर उसके साथ साथ आप जैसे देखोगे तो क्या आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आपको देखने को मिलता है कि स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज जो हैं, तो माइनॉरिटीज को ये डर रहता है कि अपना कल्चर, अपना एजुकेशनल सिस्टम वो कहीं खो ना दे, तो उसी के चलते कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है क्या, कि सबको अपना अपना कल्चर, अपना अपना एजुकेशनल राइट्स को कंजर्व करने का, प्रिजर्व करने का कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स है। और इन सारे राइट्स के ऊपर एक जो राइट है वो क्या है, वो राइट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, विच इज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये सारे राइट्स इनइफेक्टिव होंगे अगर उनके अगेंस्ट में क्या होगा, रिस्टोरेशन नहीं होगा। तो आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट है, ये रिस्टोरेशन देता है, विच गारंटीज दैट ऑल अदर राइट्स आर इफेक्टिव विथ द हेल्प ऑफ दिस राइट, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट्स हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या, अगर किसी के राइट वायलेट हो रहे हैं तो रिट पिटिशंस जो है अपने ऑर्डर इशू करके उनके राइट्स के रिस्टोरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर में आता है। तो ये सारे राइट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब इन राइट्स का जैसे अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वही राइट्स है। आज के समय में आपको देखोगे देयर इज एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स वाला जो टॉपिक है ये आपको सिंपल सी चीज ये दर्शाता है क्या, कि अब राइट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट तक सीमित नहीं है, कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जिसको वर्ल्ड वाइड सभी लोग एग्री करते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, जो राइट रेफ्यूजीज के राइट, जो यूएन चार्टर्स वगैरह में आपको ऐसे राइट्स देखने को मिलेंगे, which are above the fundamental rights which are being granted to any individual just by being a human being। तो इस तरह से राइट्स की जो स्कोप है, जैसे सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज होना चाहिए, तो ये क्या है, ऐसे राइट्स है which are considered very important despite the fact what the constitution is being guaranteeing, ठीक है। तो इस तरह से there is a expanding scope of human rights। This was the chapter, this was the lovely chapter, I hope you people enjoyed it। Class 9, ठीक है। तो यहां पे आपका चैप्टर होता है समाप्ति वाला। आई होप आप सभी लोगों को इस पूरी सीरीज में, जहां पे हमने सारे चैप्टर्स दनादन दौड़ा दिया आपकी नजरों के सामने से, मजा आया होगा। सो दिस वाज द स्टोरी। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए, ये सारी चीजें कीजिए। उसी के साथ साथ रिवीजन में एग्जाम से पहले 2 बार 4 बार 10 बार इस वीडियो को देखिए, तो रिवीजन आपका बार बार होते रहेगा। क्लियर है? आगे की अगर बात करें तो अनअकैडमी प्लस पर
मेरा एक कोर्स आने वाला है क्लास 10th के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स का कोर्स होने वाला है, जिसमें 5 सैंपल पेपर्स जो हैं, 5 सैंपल पेपर फॉर ईच, सोशल, मैथ्स, साइंस टीचर्स करवाने वाले हैं। सोशल के पेपर मैं करवाऊंगा, 5 डेडिकेटेड सैंपल पेपर्स आपके लिए बनाऊंगा, जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स यूजिंग द कोड DIGRAJ Digraj. Use this code to get maximum discount on any of the Unacademy subscription. If you are planning to take any Unacademy subscription, use this code. अभी के लिए this is one of the most affordable course जो क्लास 10th के सैंपल पेपर्स के लिए है, बोर्ड प्रिपरेशन के अलाइनमेंट के साथ में। तो दिस वाज द स्टोरी, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। मिलते हैं इकोनॉमिक्स के साथ में। इसी तरह से रैपिड रिवीजन आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मिल चुका है, सिविक्स से हो गया, इकोनॉमिक्स का भी रैपिड रिवीजन मिल जाएगा। अभी के लिए साइनिंग ऑफ with this, together we will, thank you very much.